जय हिंद। तो आज हम देखेंगे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप, जिसकी ऑथर है सेल्मा लेजरलॉफ। तो आइए जानते हैं सेल्मा लेजरलॉफ के बारे में। सेल्मा लेजरलॉफ एक स्वीडन की लेखिका थी जिसकी कहानियाँ कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुई। एक विश्वव्यापी विषय वस्तु उनकी सभी कहानियों में रहती है, एक विश्वास कि एक मनुष्य में समझदारी और प्रेम के द्वारा अत्यावश्यक अच्छाई जगाई जा सकती है। यह कहानी स्वीडन की खदानों के बीच सेट की गई है जो कच्चे लोहे से भरपूर है और जो उस देश के इतिहास व किंवदंतियों मीन्स कहानियों में बहुत बड़े रूप से उभरती है। कहानी लगभग परी कथा यानी परी की कहानी के तरीके से कही गई है। तो आइए देखते हैं चैप्टर में। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जो घूम घूम कर छोटी तार से बनी चूहेदानियां बेचता था, वह उसे स्वयं फालतू समय में बनाता था। उसकी सामग्री वह स्टोरों से या बड़े फार्म से मांग कर लाता था। फिर भी उसका व्यापार कुछ खास का नहीं था, इसलिए उसे शरीर और आत्मा को साथ बनाए रखने के लिए मीन्स जीवित रखने के लिए भीख मांगने के साथ साथ छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी। फिर भी उसके कपड़े फटे थे, उसके गाल सिकुड़े गए थे और उसकी आंखों में भूख चमकती थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसी दुख भरी और एक रस जिंदगी ऐसे आवारा व्यक्ति को लग सकती है जो सड़क पर धीमे धीमे कदमों से चलता हो, जो कि अपने खुद के ध्यान में मग्न हो। किंतु एक दिन यह आदमी एक विचार की लाइन में पड़ गया जो कि उसकी मजेदार महसूस हुई। वह वस्तुतः चूहेदानियों के बारे में सोचता था, जबकि अचानक एक विचार सूझा कि सारी दुनिया उसके जैसी ही है। सारी दुनिया अपनी जमीनों, समुद्र, उसके शहर और गांव और कुछ नहीं चूहेदानी ही है। इसके अस्तित्व का उद्देश्य और कुछ नहीं किंतु लोगों के लिए प्रलोभन ही है। यह धन और आनंद, आश्रय और भोजन और वस्त्र पेश करती है, ठीक वैसे ही जैसे चूहेदानी में चीज या मांस लगाया जाता है। और जैसे ही कोई अपने आप को इन प्रलोभनों के प्रति प्रलोभित होकर छूता है, वह उसको पकड़ लेती है और फिर हर चीज समाप्त हो जाती है। दुनिया निश्चित ही उसके प्रति कभी भी बहुत दयालु नहीं हुई, इसलिए इस बात में उसे असामान्य आनंद आता था। यह उसके समय गुजारने का, पोषित करने का साधन था। कई सुनसान पथ गमन के दौरान साधन था। जिन लोगों को वह जानता था उनके बारे में सोचने का, जिन्होंने अपने आप को खतरनाक फंदे में पकड़ने दिया, और कई दूसरे जो अभी भी प्रलोभन के चक्कर में फंसे हुए हैं। एक अंधेरी शाम को वह भारी कदमों से धीमे धीमे चल रहा था। उसकी दृष्टि रोड साइड के पास एक छोटी भूरी कुटिया पर पड़ी और उसने उसका दरवाजा रात्रि में शरण के लिए खटखटाया। न ही उसे इसके लिए इनकार किया गया। सामान्यतः उसे चिड़चिड़े चेहरे दिखते थे। उसके विपरीत मालिक, जो एक वृद्ध आदमी था जिसकी कोई पत्नी नहीं थी न लड़का था, अपने अकेलेपन में किसी से बात करने का अवसर पाकर प्रसन्न था। तत्काल उसने खिचड़ी का बर्तन आग पर रखा और उसे रात का खाना दिया। फिर उसने अपनी तंबाकू के रोल में से एक बड़ा टुकड़ा काटा कि अजनबी और खुद के लिए पाइप से पिया जाए। अंततः उसने ताश का एक पुराना पेक निकाला और सोते वक्त तक अपने मेहमान के साथ मजोलिस खेल खेला। मजोलिस ताश के द्वारा खेला जाने वाला एक खेल होता है। वृद्ध मनुष्य अपने आत्मविश्वास से उतना ही उदार था जितना कि अपनी खिचड़ी और तंबाकू से। मेहमान को पहली ही बार में जानकारी दी गई कि अपने समृद्धि के दिनों में उसका मेजबान राम्सजो आयरन वर्क्स में बाड़े का कृषक हुआ करता था और जमीन पर कार्य किया करता था। अब जबकि वह काम करने योग्य नहीं था, उसकी गाय उसका सहारा थी। हाँ, वह गाय असाधारण थी। वह क्रीमरी के लिए हर दिन दूध देती थी और पिछले महीने उसने पूरे 30 क्रोनर प्राप्त किए। क्रोनर स्वीडन की करेंसी होती है और अगर इंडियन रुपी में देखा जाए
तो 8 से 9 रुपये पर करोड़ होती है। मीन्स 1 करोड़ में 8 से 9 रुपये हो सकते हैं। अजनबी उसे विश्वास करने योग्य लगा, क्योंकि वृद्ध आदमी खड़ा हुआ और खिड़की तक गया और खिड़की के फ्रेम में लगी एक कील पर लटका एक चमड़े का पाउच निकाला और इसमें से 3 10-10 करोड़ के नोट निकाले। यह उसने मेहमान की आंखों के सामने बताए, जो जानबूझकर स्वीकृति में सिर हिला रहा था, और फिर वे नोट उसने पाउच में रख दिए। अगले दिन दोनों व्यक्ति अच्छे मौसम में उठे। क्रॉफ्टर अपनी गाय को दुहाने की जल्दी में था और दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि जब घर का मुखिया उठ गया है तो उसे बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने एक ही समय में कुटिया को छोड़ा। क्रॉफ्टर ने दरवाजे को ताला लगाया और चाबी को अपने पॉकेट में रख लिया। चूहेदानी वाले ने उस व्यक्ति को अलविदा और धन्यवाद कहा और इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। किंतु आधे घंटे के बाद चूहेदानी की फेरी वाला फिर से दरवाजे पर खड़ा था। हालांकि उसने अंदर आने की कोशिश नहीं की। वह खिड़की के पास गया, उसकी एक फलक को तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और 30 करोड़ रखे उस पाउच को बाहर सावधानी से उसके स्थान पर जो पाउच रखा था उसके अंदर 30 करोड़ थे, जिसमें से उसने पैसे निकाले, अपनी जेब में रखे और उस चमड़े के पाउच को पुनः उसी स्थान पर लटका दिया और अपने रास्ते चल दिया। जब वह उसके पॉकेट में धन के साथ चल रहा था, वह अपनी तत्परता के साथ पूर्णतः खुश था। हालांकि निश्चित रूप से उसने जाना कि उसे कम से कम पहले सार्वजनिक मुख्य रास्ते से जाने का साहस नहीं करना चाहिए, किंतु सड़क से दूर जंगल की तरफ जाना चाहिए। पहले कुछ घंटों में तो इसे कोई कठिनाई नहीं हुई, किंतु बाद में ज्यादा खराब स्थिति हुई, क्योंकि वह एक बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था जिसमें वह प्रवेश कर चुका था। उसने कोशिश की कि वह निश्चित राह चले, किंतु रास्ते इतने जुड़े मुड़े आगे और पीछे और अजीब से हैं। वह चलता रहा बिना जंगल के अंत के, और अंततः उसे ज्ञात हुआ कि जंगल उसी भाग में घूम रहा है। मीन्स उसको रियलाइज हो चुका था कि वो जंगल के एक ही भाग में, एक ही हिस्से में घूमता जा रहा है, गोल गोल चक्कर काट रहा है। अचानक उसको याद आया अपने स्वयं के विचारों का कि यह दुनिया एक चूहेदानी है। अब उसकी खुद की बारी आई। उसने अपने आप को प्रलोभन से मूर्ख बनाया और वह जाल में पकड़ा गया। पूरा जंगल अपने वृक्षों के तनों व शाखाओं से, उसकी झाड़ियों और गिरे हुए लट्टों से उस पर बंद हो गए, एक अविच्छेदनीय कैद में जिससे बचकर वह निकल नहीं सकता। मीन्स यहाँ पर जो पेडलर यानी चूहेदानी वाला है, उसने अपने आप को किसी चूहेदानी में बंद पाया है, ऐसा उसको लगने लगा। यह दिसंबर महीने का अंतिम दिन था। अंधेरा जंगल में घना होता जा रहा था। इससे उसका खतरा बढ़ा दिया और उसकी उदासी व निराशा बढ़ा दी। अंततः उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और वह जमीन में गड़ गया। इतना थक गया था कि मानो मरने वाला हो, यह सोचते हुए कि उसका आखिरी क्षण आ गया है। किंतु जैसे उसने जमीन को सिर से लगाया, उसने एक आवाज सुनी, एक नियमित जबरदस्त आवाज। उसे उसके बारे में कोई शंका नहीं हुई कि वह क्या है। वह उठा, खड़ा हुआ। वह एक लोहे की मिल में चल रहे हथौड़े की आवाज है। उसने सोचा, आसपास निश्चित ही लोग हैं। उसने अपनी सारी ताकत वापस एकत्र की, खड़ा हुआ। वह लड़खड़ाता हुआ आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। राम्सजो आयरन वर्क्स, जो अब बंद हो गई है, बहुत ज्यादा पहले नहीं, एक बड़ा प्लांट था जिसमें धातु गलाने की भट्टी, रोलिंग मिल और लुहार खाना था। ग्रीष्मकाल में भारी वजन भरी नावें और माल लादने की लाखों की लंबी कतारें नहर में चलती फिरती थी, जो कि एक बड़ी लंबी झील में पहुंचती थी। और शीत ऋतु में मिल के पास की सड़कें कोयले की धूल से जो बड़े चारकोल क्रेट्स से गिरती थी, काली पड़ गई थी। क्रिसमस के पूर्व एक लंबी काली शाम को मास्टर लोहार और उसका सहायक भट्टी की पास डार्क फोर्ज पर
बैठे कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे जिसे आग में रखा गया था और जिसे उस एनविल पर रखा जाना था। बार बार उसमें से एक उठकर भट्टी की आग को बढ़ाने के लिए एक लोहे की छड़ से उठाता था और कुछ क्षणों में वापस आ जाता था। वे पसीने पसीने हो रहे थे और जैसे कि रिवाज था वे एक लंबी शर्ट और लकड़ी की जूती के अलावा कुछ नहीं पहनते थे। पूरे समय फौज में कई प्रकार की ध्वनियां सुनी जा रही थी। बड़ी धोखनी करा रही थी और जलता कोयला टूटता था। आग में कोयला डालने वाला लड़का भट्टी के मुंह में जोर की आवाज से फावड़े से कोयला डालता था। बाहर पानी के गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी और एक तेज उतरी हवा ईंटों व टाइलों की बनी छत पर वर्षा पड़ कर रही थी। शायद इस सब शोर के कारण ही लोहार ने ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया जब तक कि वह भट्टी के पास तक आ गया। निश्चित ही यह असामान्य बात नहीं थी कि गरीब आवारा लोग जिनके पास रात के लिए बेहतर आश्रय के न होने पर फौज की प्रकाश की चमक से जो कि सांवली फलकों से बस्ती बाहर निकलती थी आकर्षित होते थे और अपने आप को गर्मी पहुंचाने के लिए आगे को आते थे। लुहार लोग इन घुसपैठियों के प्रति सामान्य उपेक्षा करते थे। वह भी उसके प्रकार के लोगों की तरह एक लंबी दाढ़ी, गंदा चिथड़े पहने और उसके सीने पर लटकी चूहेदानियां लिए था। उसने ठहरने के लिए अनुमति मांगी और मास्टर लुहार ने घमंडी स्वीकृति में सिर हिलाया बिना उसके सम्मान में एक भी शब्द कही। इस आवारा पेडलर यानी चूहेदानी वाले ने भी कुछ नहीं कहा। वह बात करने के लिए नहीं बल्कि केवल अपने आप को गर्मी प्रदान या अपने आप को गर्मी प्राप्त कराने व सोने के लिए आया था। उन दिनों रामजो आयरन मिल एक बहुत प्रसिद्ध आयरन मास्टर के मालिक की थी जिसकी सबसे बड़ी आकांक्षा थी कि वह मार्केट में अच्छा लोहा जहाज से भेजा जाए। वह रात दिन यह देखने की काम अच्छी तरह चल रहा है देखने आता रहता था और इस समय भी वह फौज पर अपने रात्रि के निरीक्षण के राउंड पर था। स्वाभाविक रूप से उसने लंबे फटीचर को देखा जिसने बड़ी सरलता से भट्टी के पास इतने पास राह बना ली थी कि उसके गीले चिथड़े से भाप उठ रही थी। आयरन मास्टर ने लुहारों के उदाहरण का अनुसरण न करते हुए जिन्होंने उस अजनबी को शायद ही योग्य समझा, वह चलकर उसके निकट पहुंचा। बड़े ध्यानपूर्वक उसने उसे देखा, फिर उसके टेढ़ी हेड को फाड़ दिया ताकि उसके चेहरे को बेहतर तरीके से देख सके। किंतु निश्चित ही तुम वही हो नील्स ओलोफ, उसने कहा। तुम ऐसे कैसे दिखते हो? यहाँ इस लाइन में जो आयरन मास्टर है उसको कंफ्यूजन होता है और वो इस पेडलर को नील्स ओलोफ नाम का एक पर्सन समझता है जो इसका ही एक परिचित यानी एक्वेंटेंस होता है। आगे देखते हैं। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने अभी भी रामजो पर आयरन मास्टर को नहीं देखा और वह नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है, किंतु उसे यह सूझा कि यदि यह सभ्य आदमी सोचता है कि उसकी पुरानी जान पहचान है तो वह शायद उसे 2 करोड़ दे सकेगा। इसलिए उसने उसे धोखे में ही रखना चाहा। हाँ, भगवान जानता है कि किस तरह मेरे साथ सब चीजें नीचे चली गई, उसने कहा। तो यहाँ पर आयरन मास्टर कहता है तुमको रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। वह एक गलती थी। यदि मैं इस समय अभी भी सेवा में होता तो यह कभी नहीं हुआ होता। चलो ठीक है, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। उस हवेली में उस आदमी के साथ जाना और उसके द्वारा एक पुराने रेजिमेंटल साथी के रूप में स्वागत किया जाना उस चोर को खुश करने वाला न था। मीन्स इस इन्विटेशन से ये पेडलर या ये चोर या चूहेदानी वाला खुश नहीं था, वो जाना नहीं चाहता था। नहीं, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, उसने अत्यंत सावधान होते हुए कहा। उसने 30 करोड़ के बारे में सोचा। हवेली तक जाना उसके लिए अपने आप को शेर की मान में स्वयं फेंकने जैसा है। वह यहाँ केवल फौज में सोने के लिए मौका पाने के लिए आया था और फिर यहाँ से जितना हो सके छुपकर चला जाता। आयरन मास्टर ने सोचा कि वह अपने खराब वस्त्रों के कारण शर्मिंदा है। अब आयरन मास्टर कहता है कृपया यह मत सोचना कि मेरा घर इतना बढ़िया है और तुम
वहां अपने आप को नहीं दिख सकते। उसने कहा, एलिजाबेथ मर चुकी है, जैसा तुमने भी सुना होगा। मेरे पुत्र विदेशों में हैं और घर पर मैं और मेरी सबसे बड़ी पुत्री के अलावा कोई नहीं है। हम यही कह रहे थे कि क्रिसमस पर हमारा साथ कोई नहीं दे रहा। यह सब बहुत बुरा है। अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन जरा तेजी से समाप्त करने में हमारी मदद करो। किंतु अजनबी ने कहा नहीं और फिर से नहीं, और आयरन मास्टर ने देखा कि उसे स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि कैप्टन स्टाले आज रात तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं। स्टन स्टॉर्म, उसने मास्टर लोहार को कहा और अपनी एड़ी पर घूम गया। यहाँ पर स्टन स्टॉर्म इस लोहार का नाम है, किंतु वह अपने आप पर हंसा। जैसे ही वह चला गया, लोहार जो उसे जानता था अच्छी तरह समझ गया था कि उसने अपना अंतिम शब्द नहीं कहा था। आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं हुआ कि फौज के बाहर एक गाड़ी के पहियों की आवाज़ बाहर से सुनाई दी और एक नया मेहमान अंदर आया, किंतु इस बार वह आयरन मास्टर नहीं था। उसने अपनी पुत्री को भेजा था, स्पष्टतः यह उम्मीद करते हुए कि उसमें स्वयं के बजाय आग्रह करने की शक्ति बेहतर थी। वह इंटर हुई। उसके पीछे उसका एक सेवक अपनी बाह पर एक बड़ा फर कोट लिए था। यद्यपि वह बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर विनयपूर्ण और शर्मीली थी। फौज में सब कुछ वैसे ही था जैसा पूर्व में शाम को था। मास्टर लोहार और प्रशिक्षु अपनी बेंच पर बैठे थे और भट्टी में लोहा और कोयला चमक रहा था। अजनबी ने अपने को फर्श पर फैला रखा था और एक पिग आयरन के पीस को अपने सिरहाने रख लिया था और अपनी आंखों पर हेट रख लिया था। जैसे ही उस युवती ने उसे देखा, वह उसके पास गई और उसका हेट उठा लिया। वह आदमी अपनी एक आंख खुली रख के सोने का आदी था। वह एकदम से उठ बैठा और बिल्कुल डरा महसूस कर रहा था। मेरा नाम एडला विल्मेंसन है, युवा लड़की ने कहा। मेरे पिता घर आए और कहा कि आप यहाँ फौज में रात को सोना चाहते हैं, और फिर मैंने उनसे अनुमति ली कि मैं यहाँ आऊँ और आपको हमारे घर पर लेकर जाऊँ। मुझे दुख है कि कैप्टन आप ऐसा कठोर जीवन जी रहे हैं। उसने उसकी ओर करुणा भाव से अपनी भारी आंखों से देखा और फिर इस पर ध्यान दिया कि व्यक्ति डरा हुआ है। या तो उसने कुछ चोरी की है या यह जेल से भागा है। मतलब जो एडला विल्मेंसन है, इस पेडलर की कंडीशन देखकर समझ चुकी थी कि या तो कोई चोरी वगैरह करके आया है या कहीं से भाग कर आया है जेल से। उसने सोचा और तत्काल जोड़ा, कैप्टन आप भरोसा रख सकते हैं कि आप वैसे ही मुख्य रूप से हमें छोड़कर जा सकते हैं जैसे कि आए हैं। मिस जितने आने के लिए फ्री है उतने जाने के लिए भी फ्री रहेंगे। केवल कृपया क्रिसमस की शाम खत्म होने तक हमारे साथ रहे। उसने यह सब इतने मैत्रीपूर्ण तरीके से कहा कि चूहेदानी विक्रेता ने उसमें विश्वास महसूस हो गया। मुझे यह कभी नहीं सूझा मिस, उसने कहा, मैं तत्काल आता हूँ। उसने वह फर कोट जो उस सेवक ने एक गहरे रूप से झुककर दिया था स्वीकार कर लिया और अपने चिथड़े पर डाल लिया, यानी कि जो फटे कपड़े थे उसके ऊपर पहन लिया, और उस युवती के पीछे चल दिया, उस चकित लोहार पर बिना एक दृष्टि भी डाले। किंतु जब वह हवेली के लिए जा रहा था, उसने बुरे भविष्य ज्ञान का बहुत अनुभव हुआ और इस सोच में पड़ गया, मैं उस आदमी का धन चुरा कर शैतान क्यों बना। उसने सोचा, मैं एक जाल में बैठा हूं जिसमें मैं शायद ही निकल पाऊं। अगले दिन क्रिसमस की शाम थी और जब आयरन मास्टर ब्रेकफास्ट के लिए आया तो उसने शायद जो अपने पुराने रेजिमेंट साथी के बारे में संतुष्टि के साथ सोचा, जिसको इतने अप्रत्याशित रूप से पाया था। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि वह अपनी हड्डियों पर मांस चढ़ाए। उसने अपनी लड़की को कहा जो टेबल पर व्यस्त थी, और फिर हमें यह देखना होगा कि वह कुछ ऐसा करे कि उसे गांव में जाकर चूहेदानियां बेचने की जरूरत न पड़े। मीन्स एक खाने की टेबल पर बैठकर आयरन मास्टर और उसकी डॉटर दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यह बड़ी अजीब बात है कि चीजें उसके साथ बदतर होती चली गई।
बेटी ने कहा, पिछली रात मैं नहीं सोच पाई कि उसमें कुछ ऐसी दिखने लायक नहीं है कि वह कभी एक शिक्षित व्यक्ति होगा। मीन्स एडला विल्सन को नहीं लगता कि वह कोई एजुकेटेड पर्सन है। तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा मेरी प्यारी बच्ची, पिता ने कहा। जैसे ही वह साफ सुथरा और ठीक तरह से ड्रेस पहना होगा, तुम कुछ अलग ही देखोगी। पिछली रात वह स्वाभाविक रूप से परेशान था। आवारा के कपड़ों के गिरने के साथ ही उसका आवारा व्यवहार भी नीचे गिर जाएगा। मीन्स जैसे ही वो कपड़े बदलेगा, उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। जैसे उसने यह कहा, दरवाजा खुला और अजनबी इंटर हुआ, मीन्स प्रविष्ट हुआ। हाँ, अब वह सच्चे रूप से साफ सुथरा व अच्छे कपड़े पहने था। सेवक ने उसे नहलाया, उसके बाल काटे और उसकी शेव की। इसके अलावा वह एक सुदर्शन कपड़ों, मीन्स अच्छे दिखने वाले कपड़ों के सूट में था, जो कि आयरन मास्टर का था। वह एक सफेद कमीज, स्टार्च्ड कॉलर और पूरे जूते पहने था। किंतु यद्यपि उसका मेहमान अब इतनी अच्छी तरह तैयार था, आयरन मास्टर इतना खुश न दिखा। उसने उसे सिकुड़ी भौं से देखा और यह समझना सरल था कि उसने इस अजनबी को अनिश्चित प्रतिबिंब भट्टी पर देखा। मीन्स कम लाइट में उसको जब देखा तो शायद उसने गलती की थी, पर अब वह उसके सामने खुले दिन के प्रकाश में दिखा तो यह असंभव लगा कि वह एक पुरानी पहचान का व्यक्ति होगा। इसका क्या मतलब है? वह गरजा। अजनबी ने छल कपट करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने देखा कि सारी भव्यता समाप्त है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है श्रीमान, पेडलर ने कहा। उसने कहा, मैंने कभी भी एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ अन्य दिखाने की कोशिश नहीं की है, और मैंने निवेदन किया और प्रार्थना की कि मुझे फौज में रहने की अनुमति दी जाए, पर कोई नुकसान नहीं किया गया। सबसे खराब यह है कि मैं अपने चिथड़े पुनः पहनकर चला जा सकता हूं। ठीक, आयरन मास्टर ने कहा, फिर भी पूर्ण ईमानदारी ये नहीं है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि शेरिफ इस मामले में कुछ कहे तो। मीन्स शेरिफ मीन्स पुलिस। अब यहाँ पर आयरन मास्टर इस पूरे मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करना चाह रहा है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है ये पेडलर। उस घुमक्कड़ ने एक कदम आगे बढ़ाया और टेबल पर एक मुक्का मारा। अब मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं कि मामला क्या है। उसने कहा, यह पूरी दुनिया कुछ नहीं बल्कि एक बड़ी चूहेदानी है। सभी बढ़िया चीजें जो आपको पेश की जाती है और कुछ नहीं बल्कि पनीर की पपड़ी और मोम के टुकड़े हैं, जो कि किसी गरीब आदमी को कष्ट में डालने के लिए लगाए जाते हैं। यदि शेरिफ आता है और इसके लिए मुझे जेल में डालता है, तो तुम मिस्टर आयरन मास्टर याद रखना कि एक दिन आ सकता है जब तुम एक बड़े मांस के टुकड़े के लिए जाल में फंस सकते हो। आयरन मास्टर हंसने लगा। यह इतना बुरा कथन नहीं है मेरे अच्छे आदमी। शायद हमें क्रिसमस ईव के लिए शेरिफ को अकेले ही रहना होगा। किंतु अब तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। किंतु जैसे ही उस आदमी ने दरवाजा खोला, लड़की ने कहा, मैं सोचती हूँ कि उसे आज हमारे साथ रुकना चाहिए। मैं उसे जाने देना नहीं चाहती। यह कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब आयरन मास्टर कहता है, यह तुम क्या कर रही हो? उस आयरन मास्टर ने कहा। लड़की वहां पूर्णतः परेशान खड़ी थी और क्या जवाब देना इसे मुश्किल से जानती थी। उस सुबह उसे बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब उस बेचारे भूखे गरीब के लिए घरेलू और क्रिसमसी चीजें तैयार करने जा रही थी। वह इस विचार से एकदम बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने उस आवारा व्यक्ति के लिए मध्यस्थता की थी। मैं इस अजनबी के बारे में यह सोच रही हूँ, उस युवती ने कहा। वह पूरे साल चलता रहता है और शायद पूरे देश में वह एक भी ऐसी जगह नहीं पाता है जहां उसका स्वागत हो और घर सा महसूस करता हो। जहां कहीं वह जाता है उसका पीछा किया जाता है। वह हमेशा डरा रहता है कि वह पकड़ा जाएगा, वह उसका कूट परीक्षण होगा। मैं चाहती हूँ कि उसे एक दिन के लिए हमारे साथ शांति से वह आनंद मनाने के लिए रहने दिया जाए। पूरे वर्ष में केवल एक दिन। आयरन मास्टर अपनी दाढ़ी में कुछ बड़बड़ाया। वह अपने आप को इसका विरोध करने के लिए तैयार न कर पाया।
निश्चित ही यह एक भूल थी। उसने कहना जारी रखा, किंतु कुछ भी हो, मैं नहीं सोचती कि हम एक मनुष्य को भगा दें जिसे हमने यहाँ आने को कहा और जिसे हमने क्रिसमस का आनंद लेने का वचन दिया। तुम निश्चित ही एक पादरी से भी बुरा प्रवचन देती हो, आयरन मास्टर ने कहा। मैं केवल यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इसके लिए पछताना न पड़े। युवती अजनबी का हाथ पकड़कर खाने के टेबल तक ले गई। अब यहाँ बैठो और खाना खाओ, उसने कहा, क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता ने समर्पण कर दिया है। चूहेदानी वाले आदमी ने एक भी शब्द नहीं कहा। वह बैठ गया, वह खाना खाने लगा। वह बार बार उस युवती की ओर देखता रहा जिसने मध्यस्थता की थी। उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कौन सी सनक हो सकती है, और यही बात वो बार बार देखकर सोच रहा था। उसके बाद क्रिसमस ईव रामजो पर उसी तरह मनाई गई जैसे हमेशा मनाई जाती थी। अजनबी ने कोई मुसीबत पैदा नहीं की क्योंकि उसने सोने के अलावा कोई काम नहीं किया। पूरी दोपहर पूर्व वह मेहमानों के एक कमरे में सोफे पर लेटा रहा। दोपहर को उसको जगाया गया ताकि वह क्रिसमस उत्सव पर अपना हिस्सा ले सके, किंतु उसके बाद वह फिर से सो गया। ऐसा लगा कि वह कई वर्षों से उतनी शांति और सुरक्षित रूप से सो नहीं पाया जैसे वह रामजो पर सोया। शाम को जब क्रिसमस ट्री पर उजाला किया गया, उन्होंने उसे फिर जगाया। वह थोड़ी देर ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, ऐसे पल के झपका रहा मानो कैंडल लाइट उसे कष्ट पहुंचा रही हो, किंतु उसके बाद वह फिर गायब हुआ। 2 घंटे बाद उसे एक बार फिर जगाया गया। उसने फिर नीचे डाइनिंग रूम में क्रिसमस मछली और खिचड़ी खाने जाना पड़ा। जैसे ही वे टेबल से खड़े हुए, वो घूमकर हर उपस्थित व्यक्ति के पास गया और धन्यवाद व शुभ रात्रि कहा। मीन्स यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर थे, किंतु जब वह युवती के पास आया तो उसने उसे यह समझाने के लिए कहा कि उसके पिता का यह इरादा है कि सूट जो वह पहने हैं उसे क्रिसमस की भेंट समझा जाए, उसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है। मीन्स यहाँ पर जो एडला विल्मेंसन है वो इस पेडलर को ये वाला कोट जो उसने पहन रखा है उसको गिफ्ट करना चाहती है, क्रिसमस गिफ्ट। और यदि वह अगली क्रिसमस शाम एक ऐसी जगह बिताना चाहे जहां आराम व शांति से रह सके और उसे विश्वास दिलाया जाए कि उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, तो एक बार फिर से यहाँ उसका स्वागत होगा। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल असीमित आश्चर्य से लड़की की ओर देखता रहा। मीन्स एडला विल्मेंसन का जो अच्छा बिहेवियर था वो यहाँ पर सामने आया कि उसको कोट गिफ्ट कर दिया और नेक्स्ट आने वाले क्रिसमस ईव के लिए भी उसको इनवाइट कर दिया कि अगर आप चाहो तो आ सकते हो। आगे देखते हैं। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी पुत्री अच्छे मौसम में जागे और आज सुबह की क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च गए। उनका मेहमान अभी भी सोया था और उन्होंने उसको परेशान नहीं किया। लगभग 10 बजे चर्च से वापस लौटे तो युवती बैठ गई और उसका सिर सामान्य के बजाय विषादपूर्ण झुका हुआ था। चर्च पर उसे मालूम हुआ कि आयरन वर्क्स के एक पुराने कृषक को एक व्यक्ति द्वारा लूटा गया था, जो चूहेदानियां बेचते हुए घूम रहा था। हाँ, वह एक बढ़िया आदमी था जिसको तुमने घर में आने दिया, उसके पिता ने कहा। मैं केवल सोच रहा हूँ कि अब कबर्ड में कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे। मीन्स उस पर चोरी का आरोप लगा रहा है आयरन मास्टर पेडलर पर कि उसने चांदी की जो चम्मच है वो चुरा ली होगी। वेगन ने मुश्किल से घर की सीढ़ी को छुआ होगा कि आयरन मास्टर ने सेवक से पूछा कि अजनबी अभी भी वहां है। मतलब घर पहुंचा भी नहीं था, घर के बाहर ही उसने जो सेवक था उससे पूछ लिया कि आयरन मास्टर अभी भी वहां पर मीन्स जो पेडलर है वो अभी भी घर में है या नहीं। उसने भी जोड़ा कि उन्होंने चर्च में सुना था कि वह आदमी चोर है। सेवक ने उत्तर दिया कि वह आदमी चला गया है और अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया। इसके विपरीत उसने एक छोटा पैकेज छोड़ा है जो मिस विल्मेंसन यानी एडला विल्मेंसन कृपा कर एक क्रिसमस गिफ्ट के रूप में स्वीकार करेंगी, ये सोचकर। युवती ने मिस एडला विल्मेंसन ने पैकेज खोला जो इतनी बुरी तरह बना था कि उसके अंदर की वस्तुएं शीघ्र ही दिख गई। वह प्रसन्नता से चीखी। उसमें एक छोटी चूहेदानी थी और उसमें 3 सिकुड़े 10 क्रोनर के नोट थे। लेकिन केवल यही नहीं था, चूहेदानी में एक पत्र भी था जिसमें बड़े व खुरदुरे अक्षरों में लिखा गया था। और क्या लिखा था देखते हैं।
उस लेटर में लिखा था, सम्माननीय व उदार मिस, चूंकि तुम मेरे प्रति इतनी अच्छी पूरे दिन रही जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ, बदले में मानो कि मैं कैप्टन हूँ, क्योंकि मैं आपको इस क्रिसमस सीजन में एक चोर द्वारा परेशान नहीं देख सकता, किंतु आप यह धनुष रद्द को वापस कर सकती हो जो सड़क के किनारे रहता है, जिसने धन के पाउच को खिड़की पर एक प्रलोभन के रूप में भटकने वालों के लिए लटकाए रखा था। यह चूहेदानी आपको मैं एक चूहे की तरफ से क्रिसमस भेंट में दे रहा हूँ जो दुनिया की चूहेदानियों में फंस गया था। मीन्स यहाँ पर ये जो पेडलर है अपने आप को चूहा बता रहा है और जो इस चूहेदानी में फंसा हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। और वह कप्तान के पद पर नहीं पहुंचता क्योंकि उस रूप में उसे अपनी सफाई में कुछ भी कह सकता था। मित्रता के साथ लिखा गया और उच्च सम्मान के साथ कप्तान वॉन स्टाहले। अब यहाँ पर जो पेडलर है वो अपने लेटर को कंप्लीट करता है और लास्ट में क्या लिखता है, कप्तान वॉन स्टाहले। मीन्स पेडलर वॉन स्टाहले तो नहीं है, बट उसको उस रूप में यहाँ पर रिस्पेक्ट मिली, इसलिए उसने अपने आप को कैप्टन यानी कप्तान वॉन स्टाहले लिखा। और यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।